हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं CLTA यानी B.R. अम्बेडकर के जीवन और विचार के बारे में, जो BAB 101 के खंड 1 में अम्बेडकर का प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंबेडकर ने अपनी औपचारिक शिक्षा दापोली में शुरू की, जहां उनके पिता सेना में सेवानिवृत्ति के बाद आकर बसे थे। 5 साल की आयु में भीमराव को एक स्थानीय मराठी स्कूल में भेजा गया था। बाद में जब उनके पिता का सतारा में स्थानांतरण किया गया और एक सिविलियन नौकरी मिली, तब भीमराव को वहां एक स्कूल में भर्ती कराया गया। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद भीमराव वर्ष 1900 में सतारा सरकारी स्कूल में दाखिल हुए। स्कूल के रजिस्टर में उनका नाम भीमराव जी अंबेडकर लिखा गया। उनके परिवार का मूल उपनाम सकपाल था, लेकिन उनके पूर्वजों ने अपने पैतृक गांव अम्बावडे, जो रत्नागिरी जिले के खेड़ तालुका में था, उससे जोड़ लिया। उच्च विद्यालय के ब्राह्मण शिक्षकों में से एक शिक्षक को भीमराव की ईमानदारी और अक्लमंदी बहुत पसंद आई और उन्होंने अपना शिष्य बनाना चाहा। वह शिक्षक बहुत ही दयालु और स्नेही थे। वे अक्सर अपना भोजन भीम को खिलाते थे और यह सलाह देते थे कि कड़ी मेहनत करो और जीवन में उच्च शिक्षा निर्धारित करो। उनके प्रति उनके प्यार और सम्मान के रूप में भीमराव को स्वयं अंबेडकर कहने लगे और अपने पूरे जीवन में अपने शिक्षक के प्रति आभारी रहे। जब अंबेडकर वर्ष 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए, तब शिक्षक ने उन्हें एक बधाई पत्र भेजा। उन्हें अंबेडकर के जीवन में हुई बढ़ोतरी से अत्यंत गर्व हुआ। अंबेडकर को अपना जीवन में शुरुआत से ही अस्पृश्यता के कलंक का सामना करना पड़ा। वास्तव में अंबेडकर के राजनीति में आने से पहले ही रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद के चलते जाति आधारित उत्पीड़न अत्यंत कठोरतापूर्ण रूप से प्रचलित था। अस्पृश्यों के साथ किसी प्रकार के संपर्क प्रदूषित होना माना जाता था, उसे बदतर भी माना जाता था, यहाँ तक कि उनकी परछाई को भी अशुद्ध माना जाता था। एक समय ऐसा था जब अस्पृश्य जाति के लोगों को अपनी गर्दन में एक मिट्टी का बर्तन और कमर में एक झाड़ू बांधकर सड़क पर चलना होता था, ताकि जिस दिन सड़क पर वे चल रहे हो, उस पर चलने वाले श्रेष्ठ जाति के लोगों को अस्पृश्यों के कदम के निशान और सड़कों पर उनके द्वारा फेंका गया थूक अपवित्र न कर दे। नीची जाति के लोगों हेतु निर्धारण नियमों का उल्लंघन उनके अनजाने में भी किए जाने पर कठोर एवं भारी दंड का प्रावधान था। इस प्रकार का अपमान का सामना करने के कारण अंबेडकर के मन में हिंदू व्यवस्था से घृणा हो गई, क्योंकि इस व्यवस्था के चलते उन्हें और उनकी जाति के लोगों को दयनीय जीवन जीना पड़ा। कई दर्दनाक घटनाओं ने अंबेडकर को एहसास कराया कि जाति व्यवस्था भेदभावपूर्ण प्रावधानों पर आधारित है, अतः इसका सफाया करना उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। गर्मी के मौसम में एक दिन भीम अपने बड़े भाई और छोटे भतीजे के साथ गोरेगांव के लिए अपने पिता से मिलने के लिए रेल से निकल पड़े, जहां उनके पिता खजांची के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने पडवी रेलवे स्टेशन से रेल पकड़ी और मसूर तक की यात्रा की। चूंकि उनके पिता के समय से पत्र नहीं मिल पाया था, इसलिए उन्हें लेने के लिए स्टेशन तक नहीं पहुंचे थे। काफी समय इंतजार करने के बाद उन्होंने स्टेशन मास्टर, जो हिंदू जाति के ही था, उसे एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करने के लिए राजी कर लिए और इस प्रकार वे गोरेगांव चल पड़े। बैलगाड़ी से अभी ही ज्यादा दूर ही गए थे कि भगवान से डरने वाले उस हिंदू बैलगाड़ी वालों को जैसे ही यह पता चला कि नीच जाति के परिवार से संबंध रखते हैं, तो उन्होंने बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया। लेकिन जब लड़कों ने उसे दुगना किराया दिया, तब उसने उन्हें बैलगाड़ी में बैठने की अनुमति दे दी, पर बैलगाड़ी को भीम के बड़े भाई को हाँकना पड़ा। जब बैलगाड़ी
भीम के बड़े भाई चला रहे थे, तब बैलगाड़ी वाला अशुद्ध होने के डर से गाड़ी में नहीं बैठा और वह बैलगाड़ी के पीछे पैदल ही चलता रहा। बच्चों को शाम से लेकर आधी रात तक रास्ते में पानी की एक बूंद पिए बिना यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में जहां भी उन्होंने लोगों से पानी मांगा, लोगों ने उन्हें गंदे पानी की ओर इशारा किया या आगे जाने के लिए कह दिया। भीम के लिए यह पहला गहरा सदमा था जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका संबंध एक नीची जाति से है, जिसे हिंदू जाति के नियमों के अनुसार गंदे खाने और पानी का सेवन करना होता है। इसके विरोध में कुछ दिनों बाद भीम को एक सार्वजनिक स्थान से पानी पीते हुए देखा गया। इसके कारण बड़ी जाति के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह से पीट दिया। बाद में भीम ने हिंदू समाज द्वारा अपस्पृश्यों के खिलाफ बनाए गए अनेक बर्बर नियमों के बारे में पता लगाया। उदाहरण के तौर पर उन्हें यह पता चला कि नाई जो उन्हीं के समान धर्मावलंबी और नागरिक है, वे उनका बाल इस डर के मारे नहीं काटते हैं कि कहीं वे अपवित्र न हो जाए। इस कारण भीम की बहनें उनके बाल काटती थी। समाज के लोगों द्वारा नियमित रूप से अपमानित व अमानवीय व्यवहार किए जाने के कारण भीम का व्यक्तिगत अलग ही आकार लेने लगा। वे झगड़ालू, संसाधन युक्त और निडर थे, यहाँ तक कि वे किसी के व्यवहार और अनुशासन के नियमों के विरुद्ध कमी पाकर उसकी अवहेलना करते थे। कोई भी उन्हें चुनौती देकर किसी कार्य को करने से नहीं रोक सकता था। एक दिन वे बारिश में भीगते हुए स्कूल पहुंचे, क्योंकि उनके साथियों ने उन्हें चुनौती दी थी कि वे बारिश में बिना छाते के स्कूल आकर दिखाए। पानी से तरबतर कमीज और धोती पहने जब वे कक्षा में पहुंचे, तब उनके शिक्षक, जिनके नाम पेंडसे था, उनकी नजर उन पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ही अपने लड़कों से कहा कि वह भीम को अपने आवास पर ले जाए और गर्म पानी से नहाने की व्यवस्था कर दे तथा उन्हें पहनने के लिए कपड़े दे, ताकि साथ ही उनके गीले कपड़े को सूखने के लिए डाल दे। अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने अपने शिक्षक एवं स्कूल के सहपाठियों के भेदभावपूर्ण रवैये का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी क्लास में सहपाठियों से अलग बैठने को मजबूर किया गया था। वे दूसरे बच्चों से नहीं मिल सकते थे और न ही क्रिकेट अथवा कोई अन्य गेम खेल सकते थे। यहाँ तक कि अध्यापक उनकी नोटबुक को स्पर्श तक नहीं करते थे। शायद अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर के निम्न उदाहरण से उचित और कुछ नहीं हो सकता, जिससे अंबेडकर के स्कूली दिनों के कड़वे अनुभव के बारे में जानकारी मिले। आमतौर पर उन्हें और उनके भाई को क्लास के एक कोने में अपने कपड़े से बनी चटाई पर बैठना होता था, जिसे वे रोज लेकर आते थे। अध्यापक उनकी नोटबुक को स्पर्श तक नहीं करते थे और न ही कोई अध्यापक उनसे कविता सुनता था और न कोई सवाल पूछता था, क्योंकि उन्हें अपवित्र होने का डर था। जब कभी इन दोनों बच्चों को स्कूल में प्यास लगती थी, तब उन्हें अपना मुंह ऊपर करके खोलना होता था, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति कीप से उन्हें पानी पिला सके। इस प्रकार के हतोत्साहित माहौल के वजह से भीम को अपनी पढ़ाई के प्रति कम अथवा तनिक भर भी प्रेम नहीं था। वे पढ़ाई के स्थान पर दूसरे शौक में संलिप्त होने लगे। बचपन से ही उन्हें बागवानी ने मोहित किया और वजह से ही वे पैसा बचा पाते, उससे नए पौधे खरीद कर उसकी देखभाल में लग जाते थे। एक प्रकार से वे इस प्रकार के आचरण से तंग आ चुके थे और उन्हें न मवेशियों एवं बकरियों को पालना शुरू किया। कीर अंबेडकर के एक भाषण का उदाहरण देते हैं, जहां उन्होंने यह उल्लेख किया है कि अंबेडकर ने रेलवे स्टेशन पर कुली के रूप में कार्य किया। अंबेडकर के शब्दों में, वास्तव में एक समय मैंने सतारा रेलवे स्टेशन पर हमाल का कार्य किया। मेरे इस कार्य से मेरी चाची बहुत नाराज हुई, पर वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कोई दंड नहीं दिया। भीम की पारिवारिक स्थिति ने भी उन्हें कमजोर बनाया। भीम के पिता राम जी ने अपनी पहली पत्नी के मृत्यु के उपरांत दूसरी शादी बच्चों के परवरिश को ध्यान में रखकर कर ली। भीम को यह सब पसंद नहीं आया। जब उनकी सौतेली माँ उनकी माँ के गहने पहनने लगी, तब उन्हें अपनी सौतेली माँ से घृणा होने लगी। भीम ने यह निर्णय लिया कि
वे अपने पिता की आय पर आश्रित नहीं रहेंगे और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए स्वयं ही कुछ कमाएंगे। उन्होंने अपनी दो बहनों जो शादी के बाद मुंबई में रहती थी उनसे सुना था कि मुंबई में मिलों के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। भीम ने निर्णय लिया कि वे मुंबई जाएंगे और मिल में बाइंडिंग का काम करेंगे, परंतु उनके पास किराया का पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वे अपनी चाची का पर्स छुड़ाएंगे और इसके बाद उन्हें अपनी चाची के साथ जमीन पर सोना पड़ा। अंबेडकर का यह पश्चाताप काफी समय तक इस प्रकार से सामने आया। 3 रात मैंने अपनी चाची की कमर में बंधे पर्स को चुराने का प्रयास किया पर असफल रहा। चौथी रात मैं कामयाब रहा, परंतु यह मेरी बदकिस्मती थी कि उसमें मात्र आधा आना पैसे ही था। इस आधा आना पैसे से वह मुंबई नहीं जा सकते थे। 4 रातों के उस कटु अनुभव के बाद इस प्रकार के शर्मिंदापूर्ण तरीके से पैसा एकत्रित करने की योजना को मैंने त्याग दिया और दूसरा निर्णय लिया जिससे मेरी दुनिया ही बदल दी। मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा और पढ़ाई पर अधिक ध्यान दूंगा ताकि जल्द से जल्द मैं अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकूं, जिससे मैं अपनी रोजी रोटी अर्जित कर सकूं और अपने पिता पर आश्रित न रह सकूं। उस दिन के बाद भीम ने अपने अनियमित आदतों और गतिविधियों को बंद कर दिया और वे पढ़ाई पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया, जिससे उनके शिक्षक जो उनसे पहले निराश रहते थे वे अब भीम के पिता को सलाह देने लगे कि वह उन्हें अच्छी शिक्षा दे। जब सतारा में राम जी की नौकरी छूट गई वह सब परिवार वर्ष 1904 में बंबई आ गए और लोअर परेल की चाल में एक छोटे से कमरे में रहते थे। चाल उस क्षेत्र में था जहां केवल मिल कामगार काम करते थे। वहां अंडरवर्ल्ड का माहौल था। राम जी की दो बेटियों की पहले ही शादी हो चुकी थी जो बंबई में रहती थी। उन दोनों ने समय समय पर राम जी की मदद की। राम जी ने अपने बच्चों का नाम मराठा हाई स्कूल में लिखवा दिया और उन्हें 50 रुपया मासिक पेंशन मिलता था। इतनी छोटी सी राशि परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस पर भी राम जी अपने बच्चों को शिक्षित करने पर अडिग थे। इस दौरान भीम ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अन्य विषयों के मुकाबले अंग्रेजी में अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ महीनों के उपरांत भीम को एलिफिस्टन हाई स्कूल भेजा गया जो उस समय मुंबई का एक प्रमुख स्कूल था। भीम ने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की तथा उन्हें अब अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक कमरे के चाल में तनिक भी जगह नहीं थी। कमरे में घरेलू सामान और बर्तन भरे थे, उसमें धुआं भरा रहता था और भीड़ भी रहती थी। भीम की वस्तु स्थिति के साथ तालमेल बिठाना था। उन्हें रजाई पर सोना पड़ता था। उनके सिर के पास एक सील का पत्थर दीवार के साथ रखा था और पैरों के पास एक बकरी सोती थी। उन्हें जल्दी सुबह उठना होता था और तेल के उस दियो की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ना होता था जिसमें कोई शीशे का कवर नहीं था। अनेक कठिनाइयों के बावजूद भीम कक्षा में नियमित रूप से समय पे पहुंचते थे। सतारा हाई स्कूल के मुकाबले एलिफिस्टन हाई स्कूल में भीम को जातिगत भेदभाव से थोड़ी राहत मिली। महार जाति होने के कारण सतारा में क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, पर वह मुंबई में इस प्रकार के माहौल की कोई पाबंदी नहीं थी। यहाँ पर मन भर का कोई भी गेम खेल सकते थे, परंतु स्कूल का माहौल जातिवाद से मुक्त नहीं था। एक दिन भीम के अध्यापक ने एक सवाल को हल करने के लिए भी भीम को ब्लैक बोर्ड तक बुलाया। इससे कक्षा में अफरा तफरी मच गई। हिंदू जाति के बच्चे अपना लंच बॉक्स ब्लैक बोर्ड के पीछे रखते थे। उन्हें डर था कि भीम ब्लैक बोर्ड छुएगा तो उनका खाना भी अपवित्र हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना लंच बॉक्स भागकर वहां से अलग कर लिया। इससे भीम ने बहुत अपमानित महसूस किया। स्कूल ने भीम और उनके बड़े भाई को द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं दी। हिंदू कानून के अनुसार निचली जाति के लोगों और महिलाओं को संस्कृत पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि संस्कृत को देव भाषा अर्थात देवताओं की भाषा माना जाता था। अतः संस्कृत के स्थान पर भीम उनके बड़े भाई को फारसी पढ़नी पड़ी। काफी समय बाद भीम ने स्वयं के प्रयास से
कुछ संस्कृत विद्वानों की सहायता से संस्कृत की पढ़ाई की। इन दो क्लासिक भाषाओं का अध्ययन करने के उपरांत भीम ने यह राय बनाई कि संस्कृत के आगे फारसी का कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि संस्कृत सोने के खजाने के समान है, जिसमें महाकाव्य, व्याकरण, राजनीति, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, नाटक और आलोचना के ग्रंथ भरे पड़े हैं। हिंदू समाज द्वारा जानबूझकर इस प्रकार अपमानित किए जाने के बावजूद अंबेडकर ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वास्तव में कुछ ऊंची ऊंची सोच रखने वाले सामने आए और उनके मार्ग को प्रशस्त किया। उन्होंने वर्ष 1907 में एलिफिस्टन हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। एक अपशिष्य द्वारा निश्चित रूप से यह एक असामान्य उपलब्धि थी। इस खुशी को उनके पूरे समुदाय ने उत्सव के रूप में मनाया। उन्होंने भीम की कामयाबी पर उन्हें सम्मानित करने हेतु मुंबई में एक बैठक आयोजित किया। एक प्रसिद्ध समाज सुधारक ए.के. बोले ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में एक अन्य समाज सुधारक और मराठी लेखक कृष्णाजी अर्जुन कुलेस्कर ने भी भाग लिया। अंबेडकर की कड़ी मेहनत और दृढ़ता से मंत्रमुग्ध केलुस्कर ने अंबेडकर को नई किताब लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा भेंट की। इससे अंबेडकर के जीवन के प्रारंभिक दौर में ही बुद्ध के जीवन और दर्शन को जान पाए। इसे संजोग ही नहीं कहेंगे कि अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दौर में हिंदुत्व को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने BAB 101 के खंड 1 में अंबेडकर का प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।